Hello girls, this is Dr. Amita and today we will discuss about the demographic features of Indian economy. भारतीय जनसंख्या की विशेषताएं और प्रवृत्तियां वो हम आज लास्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट यूनिट से, तो इसको आज हम करने वाले हैं। इसको करने से पहले आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की जनांकीय स्थिति को यानी कि डेमोग्राफिक फीचर्स को जब आप समझना चाहते हैं तो उसको समझने से पहले आपको थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन समझनी पड़ेगी। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस का सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन किसी भी राष्ट्र की प्रवृत्तियों को समझने के लिए आपको इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि असल में किसी भी राष्ट्र की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो किस प्रकार से बढ़ती है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस को देखना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या कहती है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो जनसंख्या होती है वो तीन स्थितियों से, तीन अवस्थाओं से गुजरती है। ये 1798 में माल्थस के द्वारा जो है थ्योरी दी गई थी, और इस थ्योरी के अनुसार क्या है, ये बहुत पॉपुलर थ्योरी है, शायद मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में भी करवाई थी। तो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या कहती है कि यदि हम ओवर द टाइम अगर हम किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट, असल में पॉपुलेशन का साइज़ कितना होता है किसी भी राष्ट्र के अंदर, वो डिपेंड करता है कि उस राष्ट्र के अंदर बर्थ रेट कितना है और डेथ रेट कितना है, यानी कि इन दोनों के कितने लोग जन्म लेते हैं और कितने लोग मर जाते हैं, इन दोनों के डिफरेंस से ही पॉपुलेशन का साइज़ निर्धारित होता है। तो जब पॉपुलेशन का साइज़ जो होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है, बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है, पर थाउजेंड कितने लोग जन्म लेते हैं किसी भी समय विशेष में और कितने लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो मिलकर क्या कहलाता है, वो आपका पॉपुलेशन साइज़ को निर्धारित करता है। और जो लोग पर थाउजेंड कितने लोगों की मृत्यु होती है वो डेथ रेट कहलाता है, और कितने लोग जन्म लेते हैं वो आपका बर्थ रेट कहलाता है। तो जब हम थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन करते हैं तो अर्थव्यवस्थाओं इनके जो व्यवहार होते हैं बर्थ रेट के और डेथ रेट के, प्रोफेसर माल्थस कहते हैं कि वो तीन स्थितियों से गुजरते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1, 2 और 3 क्या कहती हैं, स्टेज 1 कहती है कि बर्थ रेट और डेथ रेट, वाई एक्सिस पर हम बर्थ रेट और डेथ रेट लेते हैं, एक्स एक्सिस पर हम टाइम पीरियड लेते हैं। तो शुरू में जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर चलना शुरू करती है, यानी कि जब वो जीरो से, स्क्रैप से स्टार्ट करती है, तो वहाँ पर जनसंख्या जो है एक कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था होती है, पॉवर्टी होती है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती। इस वजह से क्या होता है कि जो अल्प विकसित जो स्टेज 1 होती है उसके अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट, ऊपर वाली लाइन बर्थ रेट को दिखा रही है और नीचे वाली लाइन डेथ रेट को। अगर आप डेथ रेट ऊपर लिख दोगे तो ये बिल्कुल भी लॉजिकली जस्टिफाइड नहीं है। डेथ रेट नीचे होगा क्योंकि लोग जिंदा कितने बचेंगे वो तभी लोगों की संख्या होगी जब बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा होता है, और डेथ रेट कभी भी बर्थ रेट से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जितने लोग जिंदा होंगे वही तो मरेंगे, वो उसके बराबर भले ही पहुंच सकता है, लेकिन अभी तक हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है कि दोनों बराबर हो। तो कम टू द पॉइंट, स्टेज 1 वो स्थिति होती है, माल्थस कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर कोई भी राष्ट्र जब विकास के पथ पर चलना शुरू करता है तो प्रारंभिक जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं वहाँ पर डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही हाई होते हैं। हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट का मतलब ये होता है कि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़
फैसिलिटीज़ ना के बराबर होती है, लोग मरते ज़्यादा हैं और हाई डेथ रेट के कारण लोगों में सर्वाइवल रेट काफ़ी कम होता है। तो लोग जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उनको लगता है कि हम 10 बच्चे पैदा करेंगे तो शायद 2 या 3 उनमें से बचेंगे, बाकी बीमारियों या अन्य परिस्थितियों के कारण मर जाएंगे। तो स्टार्टिंग में जब अर्थव्यवस्थाओं के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती तो प्रोफेसर माल्थस कहते हैं कि वहाँ पर बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है। बर्थ रेट हाई इसलिए होता है क्योंकि डेथ रेट हाई होता है। तो माल्थस कहते हैं जैसे जैसे अर्थव्यवस्था स्टेज 4 होती है इसकी, तो ये स्टेज 3 है, स्टेज 4 लास्ट वाली स्टेज होती है। तो अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे किसी भी राष्ट्र के अंदर विकास होना शुरू होता है तो वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो ग्रो करना शुरू कर जाती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ ग्रो करने की वजह से क्या होता है, डेथ रेट गिरना शुरू हो जाता है। डेथ रेट गिरना शुरू हो जाता है। अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई, बच्चे जब डिलीवरी होती है तब मेडिकल फैसिलिटीज़ है, महिलाएं नहीं मरती हैं और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा बड़ा सेंसिटिव होता है बीमारियों के प्रति, तो चेचक, मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियां, अकाल, इस तरह की चीज़ें पड़ती रही हैं जिसकी वजह से डेथ रेट हाई रहता था इनिशियल उसमें। लेकिन जैसे ही मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलपमेंट के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं और लोगों की उन तक पहुंच होती है तो डेथ रेट जो है वो बड़ी तेज़ी से गिरता है। लेकिन जो बर्थ रेट होता है वो लोगों के कस्टम का हिस्सा, रीति रिवाजों का हिस्सा बन चुका होता है। लोगों में एक प्रवृत्ति, एक धारणा बन चुकी होती है कि 8 बच्चे पैदा करने हैं, 10 बच्चे पैदा करने हैं, या उनका रिलीजन या सोसाइटी जो है, कस्टम जो है, रिलीजन जो है और रीति रिवाज जो होते हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस जो होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि वो बर्थ रेट को रिवाज का हिस्सा मानकर और बर्थ रेट को नहीं घटाते। लोगों की प्रवृत्ति जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करने की ही रहती है। तो इसका नतीजा क्या होता है, सेकंड स्टेज में बर्थ रेट भी हाई रहता है। हालांकि ये थोड़ा थोड़ा घटना शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी जो गिरावट की दर होती है वो डेथ रेट से काफ़ी कम होती है। ये गिरना तो शुरू हो जाता है लेकिन ये ना के मतलब कि इसके, और जब हम डेथ रेट के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो वो काफ़ी कम रहता है। जो इन दोनों के बीच का गैप होता है, ये गैप पॉपुलेशन साइज़ को बताता है। तो जैसे जैसे सेकंड स्टेज में एंटर करते हैं, फर्स्ट स्टेज में ये गैप कम होता है और सेकंड स्टेज के एंड तक आते आते ये गैप बढ़ जाता है, अर्थात पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। स्टेज 2 के ख़त्म होते होते जो डेथ रेट है वो अपने न्यूनतम स्तर तक पहुंच चुकी होती है। नेचुरल ये ज़ीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ जो जन्म लिया है वो मरेंगे ज़रूर। तो डेथ रेट जो है वो मिनिमम लेवल पर पहुंच जाती है। जो बीमारियों और अननेचुरल डेथ थी वो लगभग ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। और जो डेथ रेट होता है स्टेज 2 तक के एंड तक आते आते वो अपने स्टेज 3 में जब वो एंटर करती है तो वो अपने लोवेस्ट लेवल तक पहुंच चुकी होती है। थर्ड स्टेज के अंदर चेंज क्या आता है कि जो बर्थ रेट था, जो स्टेज 2 के अंदर वो कम तेज़ी से गिर रहा था, वो स्पीड से गिरना शुरू हो जाता है। ये स्पीड से गिरना शुरू क्यों हो जाता है, क्योंकि जब स्टेज 2 के अंदर डेथ रेट बहुत तेज़ी से गिर रहा है, बर्थ रेट स्लो गिर रहा है, पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ रहा है, तो इसका नतीजा क्या होता है, लोगों के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा करना मुश्किल होता चला जाता है उनके लालन पालन पर। क्योंकि जब क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे जैसे डेवलपमेंट आती है, हम स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाते हैं, इनकम लोगों की बढ़ने लगती है, उनका स्टेटस बढ़ने लगता है, तो वो क्या करते हैं, पहले की तुलना में अब बच्चे उनके लिए लायबिलिटी ज़्यादा है और एसेट कम है। गरीबी में हमेशा बच्चा जो है वो एक एसेट के तौर पे काम करता है और अमीरी में बच्चा एक लायबिलिटी, जिम्मेवारी ज़्यादा है। गरीबी के स्थिति में क्या होता है,
स्टार्टिंग की जो इनिशियल फेजेस होती हैं वहाँ पर बच्चे इसलिए ज़्यादा पैदा करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, बच्चे कमा कर लाएंगे, ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा कमा कर लाएंगे और हमारी ज़रूरतें आसानी से पूरी करेंगे। उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ से मतलब नहीं होता कि वो ज़्यादा एजुकेशन दे, उनको 10-20 साल तक, 25 साल तक का होने तक, कई बार तो आज के समय में हम देखते हैं 30-30 साल की उम्र तक बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं और पेरेंट्स उनके एक्सपेंडिचर्स को उठाते रहते हैं। लेकिन जब पॉवर्टी होती है तब ऐसा नहीं होता। बच्चा चाइल्ड जो लेबर है वो ज़्यादातर पॉवर्टी का एक हिस्सा होती है। तो जब गरीबी होती है, संसाधन नहीं होते, लो इनकम होता है, तो बच्चा एक एसेट होता है, कमाई का ज़रिया होता है और उसको लो एजुकेशन के साथ ही या बिना एजुकेशन के ही उसको काम पर लगा दिया जाता है। तो वहाँ पर जो जनसंख्या होती वो बर्थ रेट हाई होता है। लेकिन जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़नी शुरू होती है तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, बच्चों को एजुकेशन देना, उनको अच्छा खाना देना, अच्छा भोजन देना, अच्छी एजुकेशन देना, अच्छा लाइफस्टाइल देना, तो ये प्रायोरिटी में हो जाती हैं। और अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत रिसोर्सेज लगते हैं। तो धीरे धीरे करके लोग क्या करते हैं, बर्थ रेट को कम करना शुरू कर देते हैं। फिर बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, पिल्स है, ऑपरेशंस हैं, स्टरलाइजेशंस के मेथड हैं। तो उनकी इन्वेंशन से भी लोगों के लिए बर्थ रेट को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। और ये किसके साथ साथ होता है, ये ओवर द टाइम जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है ये प्रोसेस आपका बढ़ता चला जाता है। और स्टेज 4 में, लास्ट स्टेज में जाकर क्या होंगे, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या हो जाएंगे, लोवेस्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे और वापस से आपका पॉपुलेशन का साइज़ छोटा हो जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्टार्टिंग में भी पॉपुलेशन का साइज छोटा होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लास्ट में भी छोटा होता है। ऑन द वे जब ग्रोथ प्रोसेस चल रहा होता है तो पॉपुलेशन का साइज़ जो है डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, स्टेज 1 से, स्टेज 2 से, स्टेज 3 से, स्टेज 4 से। स्टेज 2 के एंड में जाकर तो आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है, मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पर हो जाती है। तो जनसंख्या विस्फोट इसको बोला जाता है। जनसंख्या विस्फोट आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। जनसंख्या विस्फोट से क्या समझते हैं, जब बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस होता है, जब वो मैक्सिमम होता है तो उसकी वजह से जनसंख्या का जो साइज़ होता है वो अपने अधिकतम स्तर तक पहुंच जाता है और जिसकी वजह से जनसंख्या का साइज़ बहुत बढ़ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो इस बुक में जो मैं आपको दिखा रही हूँ, फर्स्ट जो है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, वो वही है जो मैंने अभी आपको टेबल की फॉर्म में दिखाई है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ पोटेंशियल होता है। स्टेज द्वितीय अवस्था है, इसमें फूड सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है और मेडिकल फैसिलिटीज़ के कारण जो है मृत्यु दर कम हो जाती है। और इस प्रकार द्वितीय स्थिति अवस्था के अंदर जो है मृत्यु दर में तीव्र गिरावट होती है। कई जो अर्थशास्त्री हैं इसको स्टेज 4 तक डिफ़ाइन करते हैं, कुछ इसको स्टेज 3 तक डिफ़ाइन करते हैं। मेन क्या है कि स्टेज 3 के एंड में जाकर आपका बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो हो जाते हैं। 4th स्टेज एक स्टेबल स्टेज होती है, ये स्टेज 3 के एंड में ही स्टार्ट हो जाती है जब दोनों अपने लोवेस्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो ये आपको केवल इसको रीड करना है, आप रीड करेंगे तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जो मैंने आपको समझाया है सभी। तो इसको समझने के बाद इसमें ये एक्सोजिनियस फैक्टर जो ये शब्द इन्होंने प्रयोग किया है, तो एंडोजिनियस और एक्सोजिनियस फैक्टर्स होते हैं जो डेथ रेट को और बर्थ रेट को कंट्रोल करते हैं। ये लोगों की प्रवृत्तियाँ, समाज में बदलाव जो होता है वो एंडोजिनियस फैक्टर होते हैं और जो एक्सोजिनियस फैक्टर होते हैं वो मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं जिनके कारण लोगों के को एक फिज़िकली सपोर्ट मिलती है। इन दोनों एंडोजिनस और एक्सोजिनस फैक्टर के कारण ही राष्ट्र के अंदर, समाज के अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट में कंट्रोल होता है। यानी कि डेथ रेट को कंट्रोल तो मेडिकल फैसिलिटीज़ द्वारा किया जाता है और बर्थ रेट को कंट्रोल जब सोसाइटी के अंदर लोगों का जो कस्टम है, रिवाज है, जब उस सोच को बदला जाता है एजुकेशन के द्वारा, विमेन एम्पावरमेंट के द्वारा, विमेन एजुकेशन के द्वारा इसको बदला जाता है, तो आपका
जो है इसको एंडोजिनस फैक्टर्स कहा जाता है। दूसरी विकास की दूसरी अवस्था को जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की अवस्था भी कहा जाता है। इसके एंड तक जाते जाते मैंने जैसा कि आपको बताया मैक्सिमम हो जाता है। तो कोई भी राष्ट्र इन 3 अवस्थाओं से गुजरता है। तो अब हम भारत की जो वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से देखते हैं कि भारत के अंदर इस थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के हिसाब से हम किन किन स्टेजेस में रहे हैं और हमारी जो जनसंख्या है वो किस तरह से किन किन स्थितियों से गुजरी है। तो भारत का आप जानते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत कुल विश्व में 7वें स्थान पर आता है और उसके पास भूभाग का 2.4% है, लेकिन जनसंख्या का 16% के साथ हम विश्व की सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री के रूप में है, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से हम पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर आते हैं और ये पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 16% है। यानी कि लैंड वाइज वी आर ऑन द on 7th position and by population size we are on the 2nd position. 16% population of the world is here and only 2.4% of total land. तो भारत की जो जनसंख्या है, अब जिसमें मैंने पेंसिल से टिक मार्क किए हुए हैं आप देखते जाइए, उन टेबल्स को अच्छे से याद करना है और उनको एक्सप्लेन भी करना है। उनमें से जिनको मैंने टेबल्स के बीच में भी उनको टिक मार्क किया हुआ है तो उसको आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि वो डाटा आपको देखना पड़ेगा। तो भारत की जब जनसंख्या की स्थितियां देखते हैं तो भारत की जो जनसंख्या है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 1891 से लेकर 1921 तक इसको अवरुद्ध जनसंख्या का काल कहा जाता है। टेबल से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। 1921 से लेकर 1951 तक मर्यादित कंट्रोल्ड लिमिटेड इंक्रीज़ कहा जाता है। 1951 से 81 हाई स्पीड मतलब कि फास्ट ग्रोइंग ग्रोथ रेट रही है और इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टाइम पीरियड भी कहा जाता है। और 1981 से लेकर 2011 तक उच्च वृद्धि, परंतु इसकी जो रेट है वो धीरे धीरे करके स्लो होनी शुरू हो गई है। तो इसको हम इस टेबल की मदद से, इन आंकड़ों की मदद से हम समझते हैं। देखो आप, इसमें जो नीचे लाल वाला आंकड़ा दिया गया है ना, इसको ध्यान से देखिए। अब ये जो स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं ईयर, हर 10 साल में आप जानते हैं कि जनगणना होती है। ये जो सेकंड कॉलम दिया गया है इसके अंदर करोड़ों में जो एग्जैक्ट पॉपुलेशन है वो है, और जो थर्ड कॉलम है इसमें 10 वर्षीय वृद्धि दर या कमी दर, 10 सालों के अंदर आपकी ग्रोथ रेट क्या रहा है, किस दर से आपकी जनसंख्या बढ़ी है, और पूरे दशक के अंदर जो है आपका ग्रोथ रेट क्या रहा है पूरे 10 सालों के गैप में। ये पर ईयर का है और ये आपका, ये करोड़ों में, सॉरी ये नेट करोड़ों में है, ये प्रतिशत नहीं है, और ये आपका प्रतिशत के रूप में है। नेट डिफरेंस कितना हुआ है इसको एक टेबल को एक वो देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। 1891 के अंदर पॉपुलेशन थी 23.6 और 1921 में जनसंख्या बढ़कर हो गई है 25.1 करोड़। तो जब हम 23.6 में से 23.6 माइनस करेंगे, 0 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी है। 1901 से लेकर 1911 के बीच में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, 23.6 में और 25.2 का डिफरेंस लेंगे तो ये 1.6 करोड़ आई। और 1921 और 1911 का डिफरेंस लेते हैं तो ये माइनस, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय घट गई है। क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि 1921 तक का जो समय रहा है इस दौरान बहुत कई बड़े बड़े अकाल पड़े हैं, पूरे गांव के गांव ख़त्म हो गए। अभी कोविड के चक्कर में जब मैं रिसर्च कुछ पढ़ रही थी तो नई स्टैटिस्टिक्स जो है वो आई है, और जिसके हिसाब से जब ये माना गया था कि करीब करीब 3 से 4 लाख लोग मरे होंगे उस समय में, लेकिन वास्तविक स्थिति ये रही कि पूरे गांव के गांव ख़त्म हो गए और लगभग 60 लाख के करीब लोग जो हैं उस समय मरे हैं। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो नेट पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय घट गई, -0.1 करोड़ लोग घट गए।
तो नेट पॉपुलेशन कितनी बड़ी है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1891 से लेकर 1921 तक, ये करीब 1.5 करोड़ के करीब पड़ी है। और परसेंटेज अगर निकालते हैं इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइडेड बाय 23.6 इंटू 100 करते हैं तो ये करीब कितनी बड़ी है, इसका ग्रोथ रेट कितना रहा है, 0.19 रहा है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। तो और अगले उसमें देखते हैं सेकंड फेज़ में 1921 से 1991 तक का यही आंकड़ा देखते हैं तो हमारा ग्रोथ रेट कितना रहा है, 1.22। इसको डेकेडियल ग्रोथ रेट के नाम से जाना जाता है और यही राष्ट्रों के बीच में पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को कंपेयर करने के काम आता है। तो 0.19 रहा है, फिर ये 1.22 हो गया है, थर्ड फेज़ में ये 2.14। दिस इज़ द हाईएस्ट, दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट जो है आपका ग्रोथ रेट है, डेकेडल ग्रोथ रेट है, जो 1951 से लेकर 1981 तक रहा है। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, क्योंकि जब बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस का ये जो ग्रोथ रेट है आपका लेस देन 1% है, वी आर रनिंग ऑन 2.14, 2% से भी ऊपर हमारा डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था। तो ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। और जब हम देखिए 1991 में हमारी पॉपुलेशन 43.9 थी और 81 के अंदर 20 साल के अंदर ही ये बढ़कर कितनी हो गई, 68.3। ये ऑलमोस्ट जो है 50% के करीब ये आपकी बढ़ गई है। इसका हाफ अगर हम करते हैं तो 21 है, 50% से ज़्यादा ग्रोथ आपकी आई है। देखिए 21.5, 24.8 और 24.7% के करीब ये हमारी ग्रोथ आई है। इतने परसेंट जो है 3 इसके दौरान बढ़ा है। और 1991 से जब हम 2011 का सेंसक्स उठाते हैं तो हमारी है 52.7 करोड़ पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ी है। और लेकिन हमारा जो ग्रोथ रेट है, ये जो बढ़ी हुई प्रतिशत है वो इसी के कारण है, लेकिन हमारा जो डेकेडल ग्रोथ रेट है वो 2.14 से घटकर 1.91 आ गया है। और इसी को जब समरी देखते हैं हम इसको, तो ये 0.19, फिर 1.22, फिर ये 2.145 चला गया, फिर ये 81 से 91 तक ये 2.11 रहा। 91 में जाकर ये घटना शुरू हुआ है। ये क्यों घटना शुरू हुआ है, इसका रीज़न हम आगे देखेंगे। स्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग्स और इमरजेंसी के दौरान फोर्सफुली जो स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया था, उसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पर जाकर देखने को मिला है। ये 2.11 से घटकर 1.93 आ गया और 2001 से लेकर 11 तक हमारा ये 1.64 आ गया, यानी कि ये पीक पर पहुंचा है 81 में और 81 के बाद ये घटना शुरू हो गया, यानी कि अब हम स्टेज 3 के अंदर एंटर कर चुके हैं। अभी 2021 चल रहा है, तो पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से सेंसेक्स का काम चल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबल इस साल के एंड तक हमें जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड वो हमें मिल जाएंगे, तो उससे क्लियर और पिक्चर हमारी क्लियर होगी। और ये हमारा ग्राफ दिखा रखा है, आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है जो ग्रोथ रेट्स हैं, डेकेडल ग्रोथ रेट्स हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर यू। और आप ये फर्स्ट पॉपुलेशन और ये लास्ट पॉपुलेशन याद कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इस फेज़ के अंदर टोटल जो पॉपुलेशन बढ़ी है ये पॉपुलेशंस के डिफरेंसेस आप याद कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये आपका ये जो डेकेडल ग्रोथ रेट है, ये जो परसेंटेजेस हैं, यहाँ पर इनको दिखाया गया है कि पॉपुलेशंस कैसे बढ़ी है 1951 से लेकर 2011 तक। पहले ये इंक्रीजिंग रहा और फिर ये गिरता चला गया, यानी कि वी आर ऑन द फॉलिंग ट्रेक। तो यही सब आपका इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। आपका कंपाउंडेड ग्रोथ रेट होता है, कंपाउंडेड ग्रोथ रेट इसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, कंपाउंडेड ग्रोथ रेट होती है पॉपुलेशन का जो बच्चा
पैदा हुआ है, एक लड़की पैदा हुई है, तो उसके साथ साथ उस लड़की के पैदा होने के साथ लड़की के द्वारा जन्म दिए जाने वाले क्षमता का भी जन्म हुआ है, और वही फिर पॉपुलेशन में ऐड होकर और वो क्या करते हैं और पॉपुलेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। वो एब्सोल्यूट ऐड नहीं हुए। एक बच्चा, एक कपल पैदा हुआ है तो उनसे आगे 2 बच्चे पैदा होंगे, फिर उन 2 बच्चों से 4 बच्चे होंगे। तो ये जो ग्रोथ रेट होता है ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट कहलाता है कि 2 से 4 होंगे, 4 से 6 नहीं होंगे, 4 से 8 होंगे और 8 से 16 होंगे। तो ये ग्रोथ रेट इस प्रकार से बढ़ता है। तो इसको कंपाउंड ग्रोथ रेट के नाम से जाना जाता है। और पावर से बढ़ेगा तो, और जनसंख्या की वृद्धि दर में उन्नति का मुख्य कारण मृत्यु दर का 49% से गिरकर प्रति हज़ार से गिरकर 27 प्रति हज़ार पर जाना है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा काफ़ी तेज़ी से गिरा है। इसके पॉपुलेशन ही डेथ रेट गिरा है, और बर्थ रेट बहुत स्लो गिरा है, और गिरा भी है तो कई जगह तो स्टैग्नेंट ही हो गया है। और तो उसके कारण हम अलग अलग से पढ़ेंगे कि क्या रहे हैं। तो 30 वर्षों में की तीसरी अवस्था के दौरान भारत की जनसंख्या, ये सारा यही स्टैटिस्टिक्स है, इसी टेबल को एक्सप्लेन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। तो जनसंख्या विस्फोट जो है 1881 से लेकर 2001 के दौरान, इससे पहले हो चुका था। ये 1981 में हो चुका था कि मृत्यु दर बड़े पैमाने पर अस्पतालों, चिकित्सा सुविधाओं और बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया, और मृत्यु दर नियंत्रण के उपायों ने मृत्यु दर को और तेज़ी से कम कर दिया, और यह 15 प्रति हज़ार हो गई। परंतु जन्म दर बड़ी सुस्ती से 40 से 36 प्रति हज़ार ही कम हुई थी। मतलब कि 40 से 36 हुई है, और वो 15 पर, 49 से 15 पर आ गई। और इसका परिणाम ये हुआ कि जनसंख्या विस्फोट आपका हो गया। ये हुआ है आपका 1951 से लेकर 1981 के दौरान हुआ है। तो आप इसकी रीडिंग लगा लें, ये मैंने आपको पूरी टेबल एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद हम बात करते हैं, यही फेजेस हैं जिन इस टेबल के अंदर जैसे जैसे मैंने आपको मार्क किए हुए हैं, इन ईयर्स का आप डाटा बर्थ रेट का और डेथ रेट का अपनी उसको एक्सप्लेन करने के लिए कर सकते हैं कि इन ईयर्स में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पहले आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड रहा, बर्थ रेट का ये 49 पर पहुंच गया, मैक्सिमम पर पहुंच गया। ये गलत है, ये यहाँ पर ये 40 ही है, ये यहाँ पर 740 नहीं है, ये 40% है। ये इसमें टेबल में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये बढ़कर 40, मतलब कि 49 ये मैक्सिमम हो गया था आपका 1911 से 1921 के बीच में, और धीरे धीरे फिर ये घटना शुरू हो गया, 40 आ गया, फिर आपका 61 और 71 में ये आपका बढ़ गया है, 41 हो गया है, और फिर ये गिरता गिरता 2011-12 में ये 17.6 पर पहुंच गया है। लेकिन डेथ रेट की देखो, बर्थ रेट और डेथ रेट चले साथ साथ थे, 45.8 था, ये 44.4 था, और धीरे धीरे करके जो है इसके अंदर जो गिरावट देखी गई वो देखिए, जिस साल का ये कर रहे हैं उसी साल का आप देखिए 36 आ गया, ये 40 पर ही अटका हुआ है। ये आपका आ गया 37 पर, ये 15 पर आ गया है, और ये 17 पर है, और ये 7 पर है। मतलब कि जहाँ पर 1% का डिफरेंस था वो घटते घटते कितना हो गया, 10% का डिफरेंस के रूप में सामने आ गया, और कहीं कहीं पर तो ये डबल से भी ज़्यादा है, ये 37 है, ये 15 है। तो ये बताता है कि जैसे जैसे इन दोनों का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से सर्वाइवल रेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे आप ये टेबल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, आप इसको रीड करेंगे तो वही बातें आपको बार बार बताई गई है। 1921 से पूर्व भारत जो है जनाकीय डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की प्रथम अवस्था में था, जैसा कि मैंने आपको बताया, और 21 के बाद ये दूसरी अवस्था में प्रवेश कर गया। तो इसीलिए आप 21 से पहले का डाटा लें, फिर 21 का डाटा लें, फिर 81 का डाटा लें, और क्योंकि 81 में हम तीसरी अवस्था में, 81 के बाद जो है ये तीसरी अवस्था में हम लगभग जो है प्रवेश कर चुके हैं।
अब हम धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा ये डिफरेंस कम होता जा रहा है, वी आर अबाउट टू, इस साल जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आएगा, सेंसस आएगा, तो उम्मीद है कि इस साल हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने भारत के अंदर डाटा पढ़ा कि जन्म दर और मृत्यु दर के हिसाब से क्या है। ये आपको बड़ा लंबा दिया हुआ है, आपको इसे ब्रीफ में करना है, नंबर्स को ब्रीफ में करना है, ठीक है। और पूरे पूरे बड़े बड़े पैराग्राफ हैं, इनको आपको एक एक दो दो लाइन के अंदर कंसाइज करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपके लिए 3 घंटे में पेपर पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो राज्यों से फिर उसके बाद यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स दिखाने के बाद ये बताया गया है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के हिसाब से हम कौन सी स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। उसके बाद इस पैराग्राफ में जो बताया गया है वो आपका संबंधित जन्म तथा मृत्यु दर संबंधी आंकड़ों से पता चलता है, स्टेट वाइज बताया गया है। स्टेट वाइज बताने का मतलब है कि ये जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के अंदर जन्म दर जो है 25% से कम हो चुकी है, क्योंकि ये एजुकेशन रेट, अगर हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की बात करते हैं, तो लिटरेसी रेट के हिसाब से ये वाली स्टेट्स अपर उसमें आती हैं। अब इनके अंदर लिटरेसी रेट लिस्ट में ऊपर की तरफ आती हैं, और इसी लिटरेसी जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है। तो जैसे ही लिटरेसी रेट किसी भी राष्ट्र में बढ़ता है तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन बर्थ रेट है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इन सारी स्टेट्स में अगर आप लिटरेसी रेट के साथ इनको कनेक्ट करेंगे, केरला तो है ही सबसे ऊपर है, 100% लिटरेसी है, तो देखिए वो यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल में जन्म दर जो है वो 25% से भी नीचे यहाँ पर जा चुकी है। तो इस तरह का आंकड़ा दिखाया गया। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, राजस्थान जो बीमारू स्टेट्स हैं, इनमें जन्म दर जो है 31%, और पॉवर्टी बीमारू स्टेट्स जो हैं, सबसे पुअर जो स्टेटस है जिन स्टेट्स का, वो बीमारू स्टेट्स हैं, और वहीं पर देखिए आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई है। तो अब हम भारत की जो जनांकीय फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है बर्थ रेट। बर्थ रेट 3 चीज़ों पर निर्भर करती है कि महिलाओं की मैरिज एज क्या है, उसके बाद उनकी जो फर्टिलिटी फेज़ है, यानी कि बच्चे पैदा करने की फेज़। आप छात्राएं हैं, आप अच्छे से जानती हैं कि जैसे ही आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू होता है, 12, 13, 14 लगभग यही एज है, तो उसके बाद से महिलाएं जो हैं बच्चे को जन्म देने के लिए उनका शरीर तैयार हो जाता है, और 40 to 50, 40, 45, 50 की एज तक, जब तक उनको मेनोपेज नहीं होता, उनके मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स बंद नहीं होते, वो बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम रहती है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, लगभग आपका 45 में से 15 माइनस कर दीजिए, हम ये मानकर चलते हैं कि 15 से लेकर 45 साल की महिलाएं बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम होती हैं। तो ये जो 30 साल का टाइम पीरियड है, ये जितना राष्ट्र एरिया टू एरिया ये डिफ़र करता रहता है। फिर उसके बाद मैरिज एज डिफ़र करती है। तो ये जो पीरियड होता है बच्चा पैदा करने की, जो फर्टिलिटी एज होती है, इसका विस्तार कितना लंबा है, इसको जनन क्षमता की अवधि कहा जाता है। तो जितनी ज़्यादा ये लंबी होती है, जनसंख्या बढ़ने के चांसेस उतने ज़्यादा लंबे होते हैं। उसके बाद परिवार में वृद्धि की गति, परिवार में जो ग्रो का साइज़ है, बढ़ने का जो साइज़ है, एक परंपरा है, जो रिवाज है, वो किस तरीके का है। तो इसमें थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपको इतिहास का बताया गया है कि चाइल्ड मैरिज का सबसे पहले बात की गई है। चाइल्ड मैरिज को आपको मैं जीके के हिसाब से बता देती हूँ, बाकी आपको इतना शारदा एक्ट वगैरह इनका नाम लिखने का ज़रूरत नहीं है। 1929 से पहले बाल विवाह बहुत एक बड़ी प्रथा के रूप में भारत के अंदर प्रचलित थी, और 1929 में बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट, आप जानते हैं कि अब ये बाल विवाह करना कानूनन अपराध है। एक न्यूनतम उम्र
महिला की एक लड़की की होनी चाहिए शादी के समय पर, तो वो कानून बनाया गया था। इसको शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। जीके के हिसाब से भी शारदा एक्ट जो है महिलाओं को अधिकार देने का एक बहुत बड़ा एक्ट है। अगर आप जीके वगैरह किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको शारदा एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो शारदा एक्ट के कारण द्वारा महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा दिया गया था, पिता की और पति की संपत्ति में हिस्सा दिया गया था, और उसके साथ ही बाल विवाह को बंद किया गया। और इसकी आयु जो है 1891 से 1901 तक ये 14 वर्ष से कम आयु वाली लड़कियां थी, लेकिन 1951 में 1961 में हमारे यहाँ ये आयु जो है इनकी संख्या 27% थी, फिर ये 20% रह गई। भारत में 1921 में औसत 13.5 साल 13.7 साल की लड़कियों की शादी औसत रूप से कर दी जाती थी, और अब ये 2001 में ये परसेंटेज बढ़कर 18.3% हो गई है। इसको आप इस टेबल से जो NSSO के डाटा है इससे आप समझ सकते हैं कि औसत रूप से महिलाओं और पुरुष की किस उम्र में शादी की जाती है। नॉर्वे में 28 साल के और महिलाओं की 24.4, और उसके कंपैरिजन में भारत में 1921 में पुरुष की उम्र शादी के समय औसत रूप से 20.7 साल होती थी, और लड़कियों की जो उम्र होती थी 13.7% होती थी। 1971 में लड़कों की 22.2 हो गई, और लड़कियों की उम्र जो है शादी के समय औसतन एक लड़की की शादी जो है 17.2 वर्ष की जब होती थी तब की जाती थी, और 2001 में बढ़कर ये 22.6 और 18.3 हो गई है। तो कानूनन जो हमारे यहाँ टाइम टू टाइम ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ और जो रिवीज़न हुआ है, तो अभी जो है हमारे यहाँ 18 साल की लड़की की शादी जो है, शादी के योग्य उम्र 18 साल मानी गई है, और लड़के की 21 साल। यदि लड़की की 18 साल से कम उम्र में शादी होती है तो ये एक अपराध माना गया है। ठीक है, तो ये आपके आंकड़े हैं। ये बताया गया है कि किस वर्ष में वर्ष में कितनी आयु की महिलाओं की औसत रूप से भारत के अंदर शादी की जाती रही है। और उसके बाद इसमें ये कास्ट वाइज और रिलीजन वाइज भी डाटा दिया गया है। आपको इस पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट। मैंने क्रॉस लगा रखा है आपको, ठीक है। उसके बाद एक लाइन आप इसमें लिख लें कि केरला जो है वो 3rd स्टेज में जा चुका है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के, जहाँ पर आपकी जो है बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही तेज़ी से घट रही हैं। उसके एंड में लगभग ये आपका पहुँच चुका है। उसके बाद डेथ रेट के फीचर्स हम पढ़ते हैं। डेथ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ी है। हमने इस टेबल में देखा कि शुरू में ये 44 पॉइंट थी और अब ये घटकर 7.1 हो गई है। तो इसके घटने के कारण क्या है? 1891 से लेकर 1901 और फिर 1911 से लेकर 1921 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम रही। इसका मुख्य कारण क्या था? अकाल और बीमारियाँ। ठीक है, 63 प्रति हज़ार के आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई थी, जबकि वह इससे पहले और बाद के वर्षों में 33 और 36 थी। उसके बाद बात करते हैं मृत्यु दर को कम करने वाला महत्वपूर्ण कारण क्या था। एक जो हाई डेथ रेट का जो कारण था, नंबर 1 तो बहुत बीमारियां, अकाल, नेचुरल रीजंस थे। दूसरा था चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ के अभाव में घर में ही प्रसव करवाए जाते थे। अनट्रेंड जो आपकी नर्सेज होती थी, दाइयाँ होती थी जो प्रसव करवाती थी, और उस समय पर प्रसव प्रक्रिया के दौरान सफाई नहीं होती थी, क्लीनिंग नहीं होती थी, और साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता था। तो बहुत सारे बच्चे उस समय इन्फेक्टेड हो जाते थे। और जो वैक्सीनेशन का है,
इन्फेंट मोर्टेलिटी होता है कि जन्म से लेकर 1 साल के अंदर अंदर जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो ये इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। तो बच्चे जो पैदा होते कुपोषण की वजह से या साफ़ सफाई की या बीमारियों की वजह से, आपको पता है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलता है, तो उस समय बच्चा वीक होता है, तो उस टाइम जो डेथ रेट था उस दौरान का वो बहुत हाई था। इसकी वजह से भी मतलब कि 10 बच्चों को पैदा किया, उसमें से 3 या 4 या 5 ही बचते, आधे से ज़्यादा मर जाते। तो वो, और उसका मुख्य कारण क्या होता था, चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसको कहा जाता है, डेथ रेट। ये 218 थी 16 से 18 के बीच में, मतलब कि 1000 में पर 1000 218 बच्चे मर जाते थे। और धीरे धीरे करके फिर ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग बताई गई है। समग्र देश के लिए आपको ये समग्र राष्ट्र की याद रखनी है। 125 हो गई, फिर ये 2003 में ये 60 हो गई, और धीरे धीरे करके इसके मुख्य कारण क्या थे, फिर भी काफ़ी हाई है। 110 हुई थी 1991 में, और फिर ये घटकर अभी तो ये 30 के करीब है, 28 और 30 के करीब है। इसके मुख्य कारण थे, माँओं को पूरा न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिलती थी, बच्चों को पैदा होते ही निमोनिया की बड़ी दिक्कत रहती है, उनको धूप वूप दिखाना, मेडिकल फैसिलिटीज़ दिखा देना ये नहीं हो पाता, उनको दस्त लगना, इन्फेक्शन होना और पैरासाइटिक डिजीज़ वगैरह होना, इन सब के कारण, और बार बार और जल्दी जल्दी गर्भ ठहरने के कारण जो मदर की जो वॉम्ब है, उसकी जो स्वस्थ बच्चे पैदा करने की क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती थी, जिसकी वजह से कमज़ोर बच्चे पैदा होते थे और वो जल्दी मर जाते थे बीमारियों का शिकार होकर। तो डेथ रेट ज़्यादा होने का ये कारण था, और जैसे ही मेडिकल फैसिलिटीज़ आई इसके ऊपर चेक लग गया। डेथ रेट हाई तीसरा किसके कारण से होता है, जो महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं उनकी मृत्यु होना। अक्सर आप मतलब कि आप अपने परदादा या उनसे बात करते हो तो आप अक्सर देखते हैं 2 शादियां हुई थी, 3 शादियां हुई थी, पहली वाइफ मर गई थी, दूसरी वाइफ फिर शादी की, तो उसका क्या होता था कि महिलाओं की कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, उनको उनके खाने पीने की तरफ, न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से उन महिलाओं का शरीर जो है, और बार बार उनको बच्चे पैदा करने पड़ते थे, कम उम्र में शादी होने की वजह से भी उनका शरीर पूरे तरीके से तैयार नहीं होता था। इसलिए प्रसव के दौरान इसको फीमेल मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। फर्टिलिटी के दौरान जो प्रसव के दौरान जो है महिलाओं की मृत्यु दर काफ़ी ऊंची होती थी। प्रीनेटल जन्म से पूर्व या जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत बाद हाई ब्लीडिंग होगी, या मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, सी सेक्शन की फैसिलिटीज़ नहीं थी ऑपरेशन की, तो उस वजह से प्रसव के दौरान बहुत सारी महिलाएं मर जाती थी। तो ये भी एक रीज़न था कि जिसकी वजह से डेथ रेट हाई होता था। फोर्थ जो है, बहुत सारी अदर रीजंस के अंदर बहुत सारी बीमारियां, जवर, हैजा, चेचक, प्लेग, दस्त, पैचिस और श्वास, ये बहुत बीमारियां थी जिनकी वजह से भी अक्सर बच्चे जो हैं या लोग मर जाते थे, बीमारियां फैलती थी। तो इस वजह से जैसे ही मेडिकल फैसिलिटीज़ आई, ये जो है बीमारियां लगभग ख़त्म हो गई और धीरे धीरे करके डेथ रेट और बर्थ रेट का गैप बढ़ता चला गया। उसके बाद है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को आपको बहुत ज़्यादा डीप में इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत जो है मिडल डेंस कंट्रीज़ में आता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंड की शॉर्टेज नहीं है, और बहुत जापान और इंग्लैंड और इटली जिनका लैंड एरिया बहुत कम है, तो वो अक्सर पॉपुलेशन डेंसिटी की समस्या से ग्रसित रहते हैं। वो हाईली डेंस कंट्रीज़ हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और रशिया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लैंड ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो ये लेस डेंस कंट्रीज़ में आती है। इंडिया जो है वो मिडल डेंसिटी वाले देशों में आती है। इसमें आपको डेंसिटी की वैल्यू ध्यान रखनी है। देखिए इस टेबल के अंदर आपको स्टेट वाइज दी गई है, आपको ये नहीं देखना, आपको देखना है कि 1991 के अंदर भारत के अंदर डेंसिटी थी 267, 2001 के अंदर ये 324 हो गई, और 2011 के अंदर ये 382 हो गई है।
और डेंस कंट्रीज़ के हिसाब से ये दिखा रखा है, दिल्ली सबसे ज़्यादा डेंसिटी है और ये आपको डाटा जो है वो दिखाया हुआ है। इसमें आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये टेबल 4 की समरी दे दी है। केरल, पश्चिमी बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं, परंतु मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल और नागालैंड ऐसे राज्य हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व कम है। तो बाकी आप इसकी रीडिंग लगा सकते हैं, लेकिन इसमें और कोई बहुत ज़्यादा पेपर में लिखने लायक बात नहीं है। उसके बाद है आपको नगरीकरण और भारत का आर्थिक विकास है। इसमें जब हम भारत की जनांकीय विशेषताएं करते हैं तो उसमें आपको नंबर 1 पर तो जनांकीय विशेषताओं में क्या लिखना है, नंबर 1 तो आपको भारत की जनसंख्या की अवस्थाएं लिखनी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के हिसाब से, जनांकीय विशेषताओं की। फिर आपको जन्म दर के बारे में दूसरी विशेषता भारत की जन्म दर की स्थिति लिखनी है, ऊंची जन्म दर। तीसरी विशेषता आपको मृत्यु दर का आपको 1-1.5 पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद भारत की जनसंख्या का घनत्व का लिखना है। 4 हो गई। 5वां आपको लिखना है नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र की बात लिखनी है। इसको बहुत ब्रीफ में लिखना है। आप इसको पढ़ तो सकते हो नॉलेज के लिए, लेकिन जब आप इसको पेपर के हिसाब से तैयार करोगे तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, आपको केवल ये टेबल में मैंने मार्क रखा है कि 2001 के अंदर भारत के अंदर ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है और शहरी जनसंख्या कम है। ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा होने का मतलब है कि गाँव के अंदर खेती बाड़ी जो है, कृषि मुख्य तौर पर काम धंधा होता है। कोई भी राष्ट्र जो होता है जिसमें जब तक ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा होती है वो अल्प विकसित कहलाता है। जब तक उसकी जैसे जैसे विकास होता चला जाता है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता चला जाता है। भारत के अंदर अगर हम स्थिति बात करते हैं 2001 के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से क्या है कि यहाँ पर गांव और शहर 1:2.6% पॉपुलेशन है, ये फिर 1.22 है। 1901 में 1:8 थे, मतलब कि 1 आदमी शहर में और 8 आदमी गांव में रहते थे। हालांकि ये परसेंटेज कम होती जा रही है, लेकिन अभी भी अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो है 68.8% पॉपुलेशन गांव में रहती है और केवल 31% यानी कि 1/3 हिस्सा ही शहर में रहता है, 2/3 हिस्सा अभी भी गांव में रहता है। ये 2.2% आ गया है। तो आपको केवल ये जो 4 डांटे हैं ये देखना है, चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, फर्स्ट वाला 1901 को, ठीक है। तो इस टेबल के हिसाब से आपको इसे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको पेपर में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक अलग से हिस्सा बन जाता है। पॉपुलेशन वही ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र का वो हो जाता है। आपको इसमें इतना ज़्यादा पेपर में लिखने के लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इसको नॉलेज के लिए पढ़ ज़रूर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा शुरू हो जाता है जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के एक कारण तत्व जो हैं। जनसंख्या विकास किस प्रकार से एक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो इसका आपके उसमें क्वेश्चन नहीं है कोई भी बनता है, लेकिन आप इसको रीड कर लें। मेन आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन इन इंडियन इकोनॉमी।
मेन अगला आपका जो स्थिति आती है वो आती है पॉपुलेशन पॉलिसी। पॉपुलेशन पॉलिसी का अगर हम बात करते हैं तो भारत में समय समय पर नीतियाँ बनाई गई हैं। लेटेस्ट जो पॉलिसी बनाई गई थी वो 2001 में पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई थी। उससे पहले परिवार नियोजन का कार्यक्रम जो है आपका 1952 में परिवार नियोजन का कार्यक्रम अपना लिया गया था। और जब आपकी 1977 में 75 में जब इमरजेंसी के दौरान जब जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी थी तो इमरजेंसी के रूप में जनसंख्या नियंत्रण का जो कार्यक्रम था, शुरू में तो ये मोटिवेशनल प्रोग्राम था कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि आप जो है हम दो हमारे दो बच्चे दो ही अच्छे, शेर का बच्चा एक अच्छा, इस तरह के जो स्लोगन्स दिए जाते हैं और टीवी में ऐड वगैरह दिए जाती हैं, मोटिवेट करना, दो बच्चों पर उनको सुविधाएं देना, प्रसव मुफ्त करवाना। परिवार नियोजन का आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में अलग से वार्ड होता है जहाँ पर उनको कम कीमतों पर या फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है बच्चे पैदा करने के लिए। लड़का लड़की एक समान, कहीं ज़्यादा लड़कियों के चक्कर में वो लड़के की चाह में ज़्यादा बच्चे ना पैदा कर दिए जाएं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स को चलाया जाता है ताकि परिवार फैमिली लिमिटेशन संबंधी चेतना जगाई जा सके। दूसरा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सभी वर्गों को गर्भ निरोधक के जो तरीके हैं वो बताना और उनका स्टॉक उपलब्ध करवाना। उसके बाद स्टरलाइजेशन, नसबंदी करवाना। और नसबंदी के लिए अगर आपको पता हो तो जॉब्स में और नसबंदी जब स्टरलाइजेशन मेल करवा के आते हैं तो उनको भत्ते दिए जाते हैं, उनको इनाम के रूप में कुछ राशि दी जाती है ताकि वो मोटिवेट हों। गवर्नमेंट जॉब्स में भी उनको स्टरलाइजेशन के लिए भत्ता दिया जाता है, मंथली उनको कुछ अलाउंसेस दिया जाता है ताकि वो कम बच्चे पैदा कर सके। और लोगों को, महिलाओं को के लिए ये जो स्टरलाइजेशन ऑपरेशन होता है वो कम कीमतों पर या फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन भारत में जब हम बात करते हैं तो भारत के अंदर केवल एक तरीका नहीं अपनाया गया, बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं। मोटिवेशनल भी है, प्रमोशनल भी है, तो सारे ही तरीके अपनाए गए और इसको कैफेटेरिया अप्रोच कहा जाता है। उसके बाद ये, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, आपातकाल के दौरान जनसंख्या 16 अप्रैल 1976 में ये अपनाई गई थी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हमारा हो चुका था उसको नियंत्रित करने के लिए। और इसके लक्षण थे जो मैरिजेबल एज थी जो 15 साल थी पहले, उसको 18 साल और 21 साल करना। गरीबों को मॉनेटरी कंपनसेशन करना ताकि वो ज़्यादा बच्चे ना पैदा करें, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो उस सेक्शन में ही ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया भाई। अगली मैं इसको फटाफट से आपको इसकी मैं वीडियो आपको कंटेंट की वीडियो आपको बना के भेज रही हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे आगे फिर ये वीडियो जो है बनेगी नहीं। ये पॉलिसीज़ हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। लगभग सारा मैंने आपको बता दिया है। एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है वो इम्पोर्टेंट हिस्सा आपका पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है। पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस की जो विशेषताएं हैं कि 2001 में जो पॉपुलेशन की प्रोजेक्शंस की गई हैं, 2001 से लेकर 2026 तक भारत के अंदर जनसंख्या की स्थिति क्या रहेगी, क्या प्रवृत्ति रहेगी, सेक्स रेशियो क्या रहेगी, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या रहेगी। फर्टिलिटी रेट होती है महिलाओं का पैदा होना, और एक महिला जब पैदा होती है तो उसके साथ जन्म देने की क्षमता भी पैदा होती है, ये टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाता है। ठीक है, ये सारी विशेषताएं हैं जो जनसंख्या की बारे में आपकी जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन 2001 की जनगणना के साथ की गई थी। और ये ग्रोथ रेट बताया गया है कि किस दर पर हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। लिंग अनुपात,
जब आप जनसंख्या की विशेषताएं लिख रही हैं वहाँ पर आगे की तरफ, तो 6 विशेषताएं जन्म दर मृत्यु दर तक मैंने करवाई हैं। उसके बाद आपको सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट, तो वो भी आपको उसके साथ लिखना है। वो आपकी इस बुक में नहीं दिया गया है, वो डाटा आपको उठाना है कि सेक्स रेशियो कितनी है। जैसे कि ये 2001 से 26 के दौरान ये 933 से घटकर 930 हो जाएगी। ये भी जनसंख्या की विशेषताएं हैं कि प्रति 1000 पुरुष या महिलाओं की संख्या कम है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ है पॉपुलेशन की जो डिवीज़न है। जनसंख्या को 3 भागों में बांटा जाता है। 0 से 14 साल के पॉपुलेशन कितनी है, फिर 15 से 65 वर्ष की आयु, 64 वर्ष की आयु के बीच में जनसंख्या कितनी है, और तीसरा होता है 65 वर्ष से ऊपर की आयु। तो जो प्रथम वर्ग है और जो अंतिम वर्ग है, प्रथम वर्ग बच्चों का होता है, अंतिम वर्ग बूढ़ों का होता है। तो ये दोनों ही पॉपुलेशन लोड के रूप में, डिपेंडेंसी रेट के रूप में ये जानी जाती हैं। तो जनसंख्या में जब इसका हिस्सा जब ज़्यादा होता है तो पॉपुलेशन के सरप्लस जनरेट नहीं हो पाता। आप इसको देखिए, दूसरा वीडियो मैं आपको अभी पॉपुलेशन डिविडेंड का और इसका मैं आपको दूसरा वीडियो भेज रही हूँ।